इंटरनेशनल ट्रेड। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं हेक्सर-ओहलिन का सिद्धांत। हेक्सर-ओहलिन का जो सिद्धांत है, वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत कहलाता है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले 2 थ्योरीज़ और आई, एडम स्मिथ की और रिकार्डो की। लेकिन दोनों जो सिद्धांत थे, वो स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? विश्व व्यापार क्यों होता है? आयात-निर्यात वस्तुओं का क्यों होता है विभिन्न देशों के बीच? तो इसके ऊपर स्पष्ट रूप से व्याख्या करने का जो श्रेय जाता है, वो 2 अर्थशास्त्रियों को जाता है। और दोनों के दोनों जो अर्थशास्त्री थे, यह स्वीडन के रहने वाले थे। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन अगल-बगल के देश हैं। नॉर्थ जो है यूरोप में पड़ते हैं। तो हेक्सर और ओहलिन 2 क्या हैं? अलग-अलग इकोनॉमिस्ट हैं, अलग-अलग अर्थशास्त्री हैं। तो दोनों ने मिलकर ही सिद्धांत बनाया, इसलिए इस सिद्धांत का नाम दोनों के नाम पर कर दिया गया। तो इस सिद्धांत को किस-किस नाम से जाना जाता है? पहला जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और दूसरा जाना जाता है इसको साधन अनुपातों का सिद्धांत। साधन अनुपातों का सिद्धांत। ध्यानपूर्वक सुनना है, तभी जाके बात समझ में आएगी और साथ में लिखना भी ज़रूरी है। पहले बात करते हैं इनके प्रतिपादकों की, हेक्सर और ओहलिन की। तो हेक्सर का जो पूरा नाम था, वो था प्रोफेसर एली एफ हेक्सर। और जैसे हमने बताया, यह स्वीडन का रहने वाला था। इसने 1919 में 1919 में एक बुक लिखी, उसका नाम था द इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 1919 में एक किताब इन्होंने लिखी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, इसके ऊपर इन्होंने बात की। उसके बाद आगे चलकर दूसरा अर्थशास्त्री हुआ, जो कि इनका ही शिष्य था। उसका नाम था प्रोफेसर बर्टिल ओहलिन। इसने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड 1933। 1933 में ये बुक इन्होंने लिखी और दोनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत का विश्लेषण किया गया। और इन्होंने बताया इसमें स्पष्ट रूप से कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विश्व व्यापार क्यों होता है, वस्तुओं का लेन देन विभिन्न देशों के बीच क्यों होता है। अब इसके बाद जानते हैं कि विश्व व्यापार का कारण क्या है। विश्व व्यापार का कारण क्या है? तो हेक्सर ओहलिन ने कहा कि दो देशों की सापेक्षिक कीमतों में अंतर, दो देशों की सापेक्षिक कीमतों में अंतर के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। अर्थात बहुत ही सरल शब्दों में कहे तो वस्तुओं की कीमतें जो होती हैं, एक ही वस्तु की अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। किसी देश में कम होती है और किसी देश में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि 2 देश हैं, एक है अमेरिका और एक है भारत। कीमतों में कैसे अंतर होता है और किस प्रकार से ये देश वस्तुओं का आयात-निर्यात कर सकते हैं। अमेरिका में एक वस्तु है बल्ब और एक वस्तु है गेहूँ। तो जो बल्ब है, ये कैसा है? पूंजी प्रधान सामग्री है, ठीक है? और दूसरा है श्रम प्रधान गेहूँ। तो देखो, एक इकाई अर्थात एक बल्ब बनाने का अमेरिका में खर्चा आता है ₹10, जबकि गेहूँ का आता है ₹45। अब भारत देखते हैं, दूसरा देश। भारत में बल्ब बनाने में एक बल्ब बनाने में ₹30 खर्च होते हैं, जबकि अमेरिका में कितने खर्च हो रहे हैं? केवल ₹10 खर्च हो रहे हैं। और उसके बाद भारत में गेहूँ अर्थात 1 यूनिट 1 इकाई या 1 किलो गेहूँ का उत्पादन करने में मात्र ₹15 खर्च होते हैं। अब बताइए क्या होगा कि बल्ब अमेरिका में बनाना सस्ता है, तो भारत बल्ब अपने देश में नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ महँगा है। इसलिए वह क्या करेगा, अमेरिका से बल्ब खरीदने का काम करेगा। तो अमेरिका बल्ब का निर्यात किसको करेगा? भारत को करेगा। अब देखते हैं दूसरा, क्योंकि कीमतों में अंतर आ गया, क्योंकि यहाँ ₹10 में बन रहा है बल्ब और भारत में कितना आ गया? ₹30। तो 30 में से 10 घटाइए तो ₹20 ज़्यादा आ रहा है। तो जब इतना ज़्यादा आ रहा है और बाहर से हमें सस्ते में मिल रहा है, तो अपने देश में क्यों बनाना है? तो इसलिए भारत बल्ब
किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा या अमेरिका भारत को बल्ब बेचने का काम करेगा। अब गेहूँ पे नज़र डालिए, इनकी कीमतों में अंतर है कि भारत में ₹15 में 1 किलो गेहूँ का उत्पादन हो रहा है और अमेरिका में 45 हो रहा है। तो अमेरिका क्या करेगा? इस गेहूँ को अपने देश में उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि कीमतों में बड़ा अंतर आ गया। 45 में से ₹15 गया तो ₹30 महँगा पड़ रहा है 1 किलो का उत्पादन करना अमेरिका में। तो अमेरिका क्या करेगा? भारत से गेहूँ का आयात करेगा या हम कह सकते हैं कि भारत गेहूँ का निर्यात अमेरिका को करेगा क्योंकि कीमतों में अंतर आ रहा है। क्यों आ रहा है कि गेहूँ पे नज़र डालिए तो गेहूँ अमेरिका में पैदा करना महँगा पड़ रहा है भारत की तुलना में और बल्ब भी क्या पड़ रहा है? भारत की तुलना में अमेरिका में सस्ता पड़ रहा है। तो सस्ता महँगा यही कीमतों में अंतर के कारण क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसका होगा? अमेरिका से भारत को बल्ब का और भारत से गेहूँ का अमेरिका को। ओके? अब इसकी कुछ मान्यताओं को लेते हैं अर्थात हेक्सर-ओलिन का जो सिद्धांत है, इसकी कुछ मान्यताएँ हैं, असम्पशन हैं, जिसको मानकर ये सिद्धांत चलता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सब की मान्यताएँ होती हैं। तो ये क्या मानकर चलते हैं? हेक्सर-ओलिन मानता है केवल 2 देश होते हैं, ठीक है? 2 देश होते हैं, माना कि एक देश है भारत और एक देश है अमेरिका, ठीक है? इनके बीच व्यापार होगा। 2 वस्तुएँ, 2 वस्तुओं की इन्होंने कल्पना की, 2 देश, 2 वस्तुएँ और 2 साधन अर्थात उत्पादन के 2 साधन होते हैं। एक है भूमि और दूसरा है श्रम, जबकि उत्पादन के वर्तमान में साधन कितने हैं? 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूँजी और साहस। तो इस प्रकार से हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की मान्यता अनुसार 2 देश, 2 वस्तुएँ और 2 साधन होते हैं। दूसरी इसकी मान्यता लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। हेक्सर-ओलिन का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है, ये क्या मानकर चलता है कि वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? इसको तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। वस्तुओं और को खरीदने और बेचने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता के लिए वस्तुएँ समरूप होती हैं, बहुत सारी इसकी विशेषताएँ हैं। इसको आप देख सकते हैं क्योंकि इसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगला है 2 देशों में स्वतंत्र व्यापार, माना कि भारत और अमेरिका है, तो 2 देशों में जो व्यापार होगा, वो स्वतंत्र होगा। किसी प्रकार का इस पर बंधन नहीं होगा, रोक-टोक नहीं होगी, बैन नहीं होगा, सरकार का किसी प्रकार का इस पर हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि 2 देशों में स्वतंत्र व्यापार होता है। ठीक है? ये 2 देशों को मानकर चल रहे हैं, क्योंकि 2 देश, 2 वस्तुएँ और 2 साधन, ये याद रखने हैं आपने। अगला है, इनकी मान्यता है यातायात लागत शून्य होती है। ये क्या बोलते हैं कि यदि बल्ब अमेरिका से भारत आता है और गेहूँ भारत से अमेरिका जाता है, तो इसका जो जाने का लागत है, परिवहन लागत जिसमें ही जाएगा शून्य होता है, ठीक है? अब गेहूँ किसमें जाएगा अमेरिका भाई? किसमें जाएगा? पैदल जाएगा चलकर या फिर घोड़े में जाएगा? ये तो जाएगा जलयान से होकर जाएगा। तो ये उसने मान लिया कि यातायात लागत व्यय जो होती है, वह 0 होती है, कोई लागत व्यय नहीं आती है। नेक्स्ट, तकनीकी स्थिर रहती है, यानी कि जिस तकनीकी से बल्ब और जिस तकनीकी से गेहूँ का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो उस समय दोनों स्थिर रहेंगी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। अगला आता है विश्व व्यापार केवल वस्तुओं का ही होता है। इनके अनुसार अर्थात हेक्सर और ओहलिन की मान्यता के अनुसार व्यापार किसका होता है? वस्तुओं का होता है। सेवाओं का इन्होंने नहीं बताया। आप जानते हैं कि वर्तमान में वस्तुओं का ही नहीं, सेवाओं का भी व्यापार होता है। और सेवाएँ कौन-कौन सी हैं? और जैसे जहाज़-रानी की सेवाएँ, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो बड़े-बड़े जरियान लेकर जाते हैं। डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, ठीक है? बड़े-बड़े इंजीनियर एक दूसरे देश में काम कर रहे हैं, मोटी-मोटी तनख्वाह उनको मिल रही है, तो वह भी निर्यात और आयात के तुल्य है। लेकिन इन्होंने मान लिया कि विश्व व्यापार केवल वस्तुओं का होता है, भौतिक वस्तुओं का होता है, सेवाओं को इन्होंने शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट, 2 देशों में साधन प्रचुरता में अंतर होता है। 2 देशों में साधन प्रचुरता अर्थात इनका क्या मानना है कि किसी देश में
पूँजी ज़्यादा होती है, तो किसी देश में श्रम ज़्यादा होता है। किसी देश में पूँजी ज़्यादा होती है, तो किसी देश में क्या होता है, श्रम ज़्यादा होता है। अर्थात जैसे भारत है, तो भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन तकनीकी ज्ञान में, पूँजी में भारत पिछड़ा हुआ है, तो अमेरिका कैसा देश है? पूँजी प्रधान देश है। उसके बाद पूँजी ज़्यादा है, ठीक है जी? तो इस प्रकार से 2 देशों में साधन प्रचुरता में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है? यदि हम इसी को ले लें, जैसे खाड़ी के देश हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों में जो खनिज तेल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, बहुत सस्ता है, ठीक है? और भारत की बात करें, तो भारत में क्या है? महँगा है। भारत में क्या है? महँगा है। वहाँ पे ज़्यादा है, प्रचुर है वहाँ मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है और हमारे देश में क्या है? कम मात्रा में है। लेकिन क्या होता है? गुणात्मक रूप से साधन स्वरूप पाए जाते हैं, यानी गुणात्मक रूप से साधन जो हैं, वह समान पाए जाते हैं, समरूप पाए जाते हैं। जैसे इराक में मिलने वाला जो खनिज तेल है, पेट्रोल है और भारत में मिलने वाला जो पेट्रोल है, दोनों की क्वालिटी में अंतर थोड़ी होगा। ज़मीन से जो निकाला जाएगा, दोनों एक ही समान होंगे, ठीक है? कम-ज़्यादा का अंतर है कि वहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। लेकिन दोनों ही गाड़ी चलाने का काम करेंगे। ये हुआ समरूप। नेक्स्ट है देश में साधन गतिशील होते हैं। यानी कि एक देश के अंदर यानी कि जैसे भारत है, तो भारत के अंदर जो साधन जिन्होंने श्रम मान लिया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। लेबर उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जॉब करने के लिए जा सकता है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जॉब करने के लिए जा सकता है, देश के अंदर। लेकिन देश से बाहर नहीं जा सकता है, ये इसका मीनिंग हुआ। देश में साधन गतिशील होते हैं, किंतु 2 देशों के बीच साधन गतिशील नहीं होते हैं। अर्थात अमेरिका से इधर श्रम नहीं आएगा उठकर, ठीक है? लेबर इधर नहीं आएगी, ठीक है? पूँजी इधर नहीं आएगी, इस प्रकार से साधन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। मतलब देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, देश के अंदर तो कहीं भी जा सकते हैं। अमेरिका के अंदर अमेरिका के जो साधन हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। और नेक्स्ट है 2 देशों के उपभोक्ताओं का अधिमान समान होता है। यानी कि 2 देश हैं, जैसे अमेरिका और भारत है और 2 वस्तुएँ हैं, तो उनके लिए जो उनकी वरीयता होगी, वो समान होगी। कि माना मैंने जैकेट पहन रखा है और सर्दियों का मौसम है, तो इसके लिए जो वरीयता होगी सर्दियों के मौसम में, अब चाहे भारत में रहने वाला है और चाहे अमेरिका में रहने वाला है, दोनों के लिए समान होगी, बराबर होगी, नहीं तो ठंड से मर जाएगा ना। तो इसमें प्रेफ़रेंस कैसे कैसे होगी कि 2 देशों के उपभोक्ताओं का अधिमान समान होता है, प्रेफ़रेंस समान होता है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में हमने जैकेट की बात की। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, हेक्सर ओहलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सिद्धांत की मान्यताएँ। इसी में आगे बढ़ते हैं कि जो उत्पादन होता है, किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उत्पादन स्थिर लागत नियम के अंतर्गत होता है। स्थिर लागत, एक होता है बढ़ती लागत, एक होती है घटती लागत और एक होती स्थिर लागत। तो स्थिर लागत के अंतर्गत उत्पादन होता है, चाहे बल्ब का हो रहा है और चाहे गेहूँ का हो रहा है। माना कि वस्तु को बनाने में 10 रुपए खर्च हो रहा है, तो वस्तु भी 10 ही रुपए में बिकेगी। अगला है नेक्स्ट, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन फलन अलग-अलग होता है। विभिन्न वस्तुओं का अलग-अलग उत्पादन फलन होता है। अब उत्पादन फलन क्या होता है? आदा और प्रदा के बीच जो संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। अब जैसे कृषि खेती-बाड़ी करते हैं, तो क्या करना पड़ता है? कृषि में जैसे गेहूँ का प्रोडक्शन करना है, खाद डालनी पड़ती है, पानी डालनी पड़ता है, ठीक है? निराई करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है। ये क्या होता है? ये इनपुट है और उसके बाद जब उत्पादन होता है गेहूँ का, ठीक है? उसे कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं उसको? आउटपुट। तो इन दोनों के भी अर्थात उत्पादन फलन क्या बताता है कि आधा और प्रदा, ठीक है? आधा और प्रदा के बीच जो संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। तो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन फलन क्या होता है? अलग-अलग होता है, ठीक है? गेहूँ का अलग होगा, मतलब गेहूँ में अलग मेहनत लग रही है, ठीक है? उसका अलग हिसाब-किताब है। तो यदि मशीन बनाई जा रही है, जेसीबी बनाई जा रही है, तो उसका उत्पादन फलन अलग होगा, ठीक है? और यदि जहाज बन रहा है तो उसका अलग होगा, सबका अलग-अलग होगा।
लेकिन एक वस्तु का उत्पादन फलन 2 देशों में समान होगा। लेकिन क्या कहा कि एक वस्तु का उत्पादन फलन, एक वस्तु माना कोई वस्तु अब एक्स ले लेते हैं। अब हम गेहूँ, चावल, सट एक्स ले लेते हैं, तो एक्स वस्तु का जो उत्पादन फलन होगा, आदान-प्रदान के बीच जो संबंध होगा, वह दोनों देशों में एक जैसा होगा। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो बातें हुई यहाँ पर, अभी तक ये हुई मान्यताएँ, ठीक है? जिन्हें मानकर इस सिद्धांत की व्याख्या की गई है, किसके द्वारा? है हेक्सर और ओहलिन के द्वारा। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको क्या बतलाने का काम किया? आज मैंने आपको बतलाने का काम किया अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत क्या है? किसने दिया? किसने इसका प्रतिपादन किया? और इसकी कौन-कौन सी मान्यताएँ हैं? और विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? तो यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया और इसके बाद इस टॉपिक की हम दूसरे वीडियो में और भी विस्तार से क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे।